आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन सोमवार ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का भव्य स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम से जो पानी की कहानी है, वसंत नाम के वसंत बाग 3 से जो पानी की कहानी है, ये जो पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी के द्वारा रचित ये जो कहानी है, ये अध्याय है। इसी अध्याय के विषय में आज हम परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप जानेंगे कि इस अध्याय का जो सारांश है, इस अध्याय का सारांश जान लीजिएगा। पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें लेखक ने ओस की बूंद के विषय में बताया है। ओस की बूंद का क्या बताया कि ओस की बूंद का स्वरूप अतीत में कैसा था, उसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार का सारा वृत्तांत लेखक ने अपनी इस कहानी में प्रकट किया है। लेखक ने अपने बारे में भी बताया है कि एक समय की बात है जब वो पैदल एक वृक्ष के नीचे से जा रहे थे, तो अचानक उसके हाथ पर एक ओस की बूंद आ गिरी और यही बूंद मोती के समान, ये जो बूंद लेखक के हाथ पर आ गिरी थी, ये जो बूंद है ये मोती के समान चमक रही थी और सितार की झनकार के समान जनजना रही थी। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि बूंद कितने टुकड़ों में बट चुकी थी। जब लेखक ने उसकी बूंद पर ध्यान दिया तो उस समय वो जो ओस की बूंद थी वो 2 टुकड़ों में बट गई थी। उनकी दोनों आवाजें गुंजायमान हो रही थी। तभी अचानक एक और आवाज आई, सुनो सुनो। ये आवाज कई बार आई। तब लेखक ने पूछा कि कौन हो तुम? ओस की बूंद खुशी पूर्वक बोलती है कि मैं ओस की बूंद हूं, मैं बेर के पेड़ से आई हूं। और लेखक ने कहा कि तुम तो झूठ बोल रही हो, बेर के पेड़ पर कहीं पानी ठहरता ही नहीं, जो टपक की ठहरता ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बातचीत की और उसके बूंद से लेखक ने। फिर लेखक को लगा कि उसके उत्तर से बूंद के हृदय को कहीं ना कहीं आघात तो न पहुंच गया हो। अब बूंद अपने पकड़े जाने की कहानी सुनाते हुए कहती है कि वह पेड़ जो तुम देख रहे हो वह जमीन के नीचे भी इतना ही बड़ा है, इसकी जड़ें एवं रोए बड़े ही निर्दयी हैं। मेरे जैसे असंख्य जलकणों को ये बलपूर्वक खींच लेती है। इसी कारण इनके लिए मेरे मन में क्रोध और घृणा जाग जाती है। मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर से में मिलाकर आजादी पूर्वक विचरण करती रहती हूँ और दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर टकरा गया और उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। होता है तो बूंद ने बताया कि वह लगभग 3000 तक भोंकती रही, ऐसे घूमती रही, फिरती रही और पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचाकर भागी। बाहर आकर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की ताकत देता है, ठीक है, वो जा चुके हैं और वायुमंडल में जितने जलकण हैं वो मेरे लिए व्यवस्था नहीं है। इस अध्याय में ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ना, ये एक तरह के से आपका साइंस का टॉपिक है। ये एक तरह से आपका, ठीक है। इसमें आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में जानोगे,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के विषय में, जल कण क्या है, ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये साइंस के दरमियान आते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा सारांश में। अब बुद्ध अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का रिटर्न सुनाती हुई कहती है कि उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सौरमंडल में लपटों के रूप में मौजूद थे। उस समय हमारे ब्रह्मांड में खूब उथल पुथल मची हुई थी, अनेक ग्रह बन गए थे। लेखक ने उत्सुकता पूर्वक फिर से पूछा कि क्या तुम्हारे पुरखे अब सौरमंडल में? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर बूंद ने जवाब दिया। बूंद ने कहा कि कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं फिर से कहती हूँ कि एक दिन की बात है, दूर एक विशाल पिंड दिखाई देता है, और ये जो पिंड है ये पिंड बड़ी तीव्र गति से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उस पिंड की महान आकर्षण शक्ति से अपना सूर्य कांप उठा, लेकिन संतोष की बात यह थी कि वह पिंड हजारों मील दूर से घूम कर अन्य किसी दिशा में चला गया। आकर्षण ताकत के द्वारा सूर्य का यह टुकड़ा टूटकर गिर गया, और सूर्य के इस टुकड़े के अन्य कई और भी टुकड़े बन गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारा जो टुकड़ा ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी उन्हीं में से एक टुकड़ा है। और बाद में फिर हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मेरा जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अरबों वर्ष पहले हुआ था। उस समय में भाप के रूप में चारों ओर विचरण किया करती थी, और इस तरह से मेरा शरीर पहले की अपेक्षा बहुत ही छोटा हो गया है, और पहले से उसका 17वां भाग मात्र रह गया है। एक अंक में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, उस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी, लेकिन सूर्य के निकलते ही सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है, और हमारे कई साधन आंधी के साथ उड़कर आकाश में आनंद पूर्वक उछल कूद भी करने लग जाते हैं। इस तरह से उसके दिन आगे अपनी बात को जारी रखते हुए बताते हुए कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में बैठे कहानियां सुना रहे थे, और अचानक सबके पैरों के नीचे का ठोस पन तरल में बदल गया, और हम सभी के सभी डर गए। तब से मैं कई महीने समुद्र में इधर उधर विचरण करती रही। समुद्र के जो दृश्य हम लोगों ने देखे उनका वर्णन करना आसान काम नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि समुद्र में हमारे ही भाई बंधुओं का राज है, लेकिन उनका पानी बहुत ही खारा है, और वहाँ चहल पहल अन्य जीवों की है। वहाँ रास्ते में हमने बहुत से विचित्र रंगों वाले पौध, जालीदार मछली, रंगों वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियां भी देखी। एक मछली तो ऐसी देख कि जिसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेती थी, और समुद्र में और अधिक गहरा जाने पर वहां घोर अंधेरा छा जाता था। अधिक बल इस तरह से जो उसकी बूंद है आगे अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहती है कि अधिक बल लगाकर देखने पर मेरे जो नेत्र हैं, मेरे नेत्रों में दर्द होने शुरू हो जाता था। यहाँ एक चमकने वाली मछली भी थी, और समुद्र के नीचे और गहराई में एक जंगल देखने को मिलता है। वहां पर पहाड़ियां, घाटियां भी थी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में अलग अलग प्रकार के जीव भी रहते थे। इन सभी जीवों को देखने में मुझे कई वर्षों का समय भी लगा। एक जगह जब हम सब लोग इकट्ठे हुए और सोचने लगे आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तभी कुछ उत्साही हुआ, बोले हम खोज करेंगे और पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर क्या है छिपा हुआ है। हम लोग खोज के लिए निकल पड़े। अंदर अलग अलग प्रकार की बातें इधर उधर बहने लग रही थी। हम लोग अपने उस खोज से दुखी थे। अचानक हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापक्रम बहुत अधिक था। हमारे आगे चलने वाले हमारे साथी उसी समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गए। मैं अपने कुछ
साथियों के साथ वहां से निकल पड़े। इसके बाद हम वर्ग में के पास पहुंचे, जहां मैं फिर राधा तभी लेखक ने साथियों के साथ तभी लेखक ने कहा कि कहीं तुम ज्वालामुखी की बात तो नहीं कर रही हो। बूंद ने कहा तुम ठीक बिल्कुल सही समझो। ऊपर पहुंचने पर हमें बाप का एक बड़ा दल मिलता है और यहीं पर हम अपनी पुरानी सहेली आंधी भी देख अपनी पुरानी सहेली आंधी को भी आंधी भी उन्हें देखने को मिली। उनकी जो पुरानी सहेली आंधी भी उन्हें भी वो भी देखने को मिली उन्हें। और इस तरह से उन्हें शरीर पर लादे गए आकाश में कई दिनों तक वो क्या करती रही, जो उसकी बंधु और उनके जो संगी साथी थे वो क्या करते रहे, विचरण करते रहे। इस तरह से जल कणों से मिलने के कारण अब हमारा जो बार है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। पहले हम लोग नीचे आ गिरे और हमारे प्रहारों से पत्थर टूट कर टुकड़े टुकड़ों में बदल गए। इतने ही सारे रोग जो आज तुम लोग देख रहे हो उसे हम लोगों ने चबा चबा कर बनाया है। समतल भूमि देखने को कि लालसा में मैं छोटी धारा में मिल गई और नदी में बहने वाली वो एक दिन बड़े आनंद के थे। हम लोग कभी भूमि काटते तो कभी पेड़ों को खोखला करते आगे बढ़ते रहते थे। और इस तरह से एक दिन में एक मोटे नल द्वारा खींच ली गई। कई दिन मैं नल में घूमती रही, भाग्य मेरे साथ था। और एक दिन मैं नल के टूटे हुए भाग से बाहर निकल आई। तब घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। इतना कहकर वह रुक गई। बस मैंने यही कहा। इस तरह से ये जो पल था ये ओस के बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। ये इस पानी की कहानी का नाम जो अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है ये इसका सारांश है। इस सारांश में यही जाना है कि वो जो ओस की बूंद है उस ओस की बूंद का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि उन्होंने अपनी रेल गाथा जो बताया है कि वो कैसे बनी, कब उनने उसका निर्माण हुआ और किस तरह से उसने अपना जो जीवन यापन है जीवन यापन व्यतीत किया। ठीक है, तो एक बार जो ये अध्याय है इस अध्याय का जो सारांश हम जान चुके हैं। इसमें जो कठिन शब्द है कठिन शब्दों को देख लेना, पेन पेंसिल आप साथ में रखना। ठीक है भाई, तो कठिन शब्द आपके इसमें जो दिए गए हैं। सांसद कठिनाई में पड़ना बड़ा कष्ट वर्णातीत जिसका वर्णन न किया जाए। तो ये कठिन शब्द आपके इसमें दिए गए हैं आपके पुस्तक में। अब जो भी इस अध्याय को अध्ययन करते समय जो भी कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ आप लिखते जाना। ठीक है, पेन पेंसिल आप साथ में रखना और जो महत्वपूर्ण बातें या जो महत्वपूर्ण शब्द है या कठिन शब्द आएंगे उन्हें आप रेखांकित करते जाना। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। कौन बताता है ये बात? लेखक। लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी। ठीक है, मेरे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य, आश्चर्य होता है हैरानी। आश्चर्य क्या होता है? हैरानी। आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। सरक कर, सरक कर का मतलब होता है फिसल कर, फिसल जाना। ठीक है, मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। दृष्टि, दृष्टि क्या का मतलब होता है नजर। ठीक है, थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगे। झनकार, झनकार का मतलब होता है धुन। झनकार का मतलब क्या होता है? धुन। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। कण, वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें कण बोलते हैं। ठीक है, और वे दोनों हिल हिलकर हिल हिलकर 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 भी मैंने आपको पहले बता था कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। ठीक है, हिलकर वो स्वर
उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुंह से नहरा आ गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मानो मानो में आप अनुस्वार बिंदु लगा लेना, आपकी किताब में नहीं लगी हुई है, ठीक है, इसे ठीक कर लेना वही इस शब्द को, ठीक है। प्रसन्नता, प्रसन्नता का प्रत्यय इसमें, ठीक है, प्रसन्न शब्द है, इसका अर्थ होता है खुशी से, ठीक है। से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फुहारा निकलता है। फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। अविश्वास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग हो जाता है, यानी कि वाक्यांश के तौर पे प्रयोग होता है। अविश्वास का मतलब है भरोसा न करना। अविश्वास का मतलब क्या है, भरोसा न करना। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। हृदय, हृदय का मतलब क्या होता है, दिल। हृदय का मतलब क्या होता है, दिल। और टटोलना, खोजना, टटोलने का मतलब क्या होता है, खोजना। एकाएक, एकाएक का मतलब होता है अचानक से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सडनली, सडनली बोलते होंगे। आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हो तो आपको ज्यादा पता है, मुझे इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। तो आगे देखिएगा, कैसे मैंने पूछा, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। रोए, रोए क्या होता है, रोए होते हैं पेट, हाथ या पीठ पर निकलने वाले जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, या तो पीठ पे निकलते हैं या हाथ पे या पीठ पर, छोटे छोटे जो बाल होते हैं उन्हें रोए बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, वो रोई बड़ी निर्दयी होती है। निर्दयी, निर्दयी, निरुपसर्ग है, यानी कि बिना दया के, दयाहीन। निर्दयी का मतलब क्या होता है, दयाहीन, ठीक है। निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। असंख्य, अनगिनत, असंख्य क्या होते हैं, अनगिनत, बलपूर्वक, हिम्मत से, ताकत से, ठीक है। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं, इतने बड़े वो यूं ही खड़े हैं, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में बुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश, कि दुर्भाग्यवश, 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 दुर्भाग्यवश होता है बुरे भाग्य के कारण, जो बुरा भाग्य होता है उसकी वजह से, कि मैं दुर्भाग्यवश एक रोने से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया। प्रयत्न होता है कोशिश करना, प्रयत्न का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, ठीक है भाई। परंतु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते, मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। उत्सुकता, उत्सुकता होता है जानने की इच्छा रखने वाला। उत्सुकता का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है भाई। आगे देखिएगा,
मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली। मैं लगभग 3 दिन तक बोलती रही, 3 दिन तक। अब एक अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओस की बूंद ने कितने दिनों तक दुख भोगती रही हो। सांसत होता है बहुत बड़ा कष्ट जो होता है, बहुत बड़ा जो दुख होता है, पीड़ा होती है, दुख वेदना पीड़ा, उसको ही सांसत बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सांसत। बहुत बड़े कष्ट को या दुख को, पीड़ा को, उसे क्या कहते हैं? सांसत। एक अंक में पूछा जा सकता है कि ओस की बूंद ने कितने दिनों तक, ओस की बूंद कितने दिनों तक दुख भोगती रही। इस प्रकार का जो दुख है वो कितने दिनों तक भोगती रही? 3 दिनों तक। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फिर घुमा के कि कौन 3 दिनों तक दुख भोगती रही, तो आप इसमें लिख सकते हो ओस की बूंद। ठीक है। आगे देखिएगा, मैं पत्तों के नन्हे 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 छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागे, जान बचाकर भागे। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते उड़ जाऊंगे, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। शक्ति देना यानी कि बल देना, ताकत देना। ठीक है। और वायुमंडल में इतने जल कण, इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। रक्षा पाना, रक्षा पाने से मतलब है सहायता प्राप्त करना। रक्षा पाने का मतलब क्या है? सहायता प्राप्त करना। ठीक है। तो आगे इस प्रकार से ये जल कण क्या है, जल मंडल क्या है, ओस की बूंद कब, कहाँ और कैसे पकड़ी गई, ये सारी की सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी। ये प्रश्न जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसमें खोजोगे इस अध्याय से, तब आप इस प्रकार के प्रश्नोत्तर निकाल के रखना वही। ठीक है। तो आगे देखिएगा, इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकलने तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। परिपूर्ण होना यानी कि भरा हुआ होना, पूरी तरह से भरा हुआ होना। ठीक है भाई। आगे देखिएगा, मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तनिक, तनिक का मतलब होता है जरा सा, जरा भी, जरा सा। ठीक है। अच्छा सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हदरजन, हदरजन मीन्स हाइड्रोजन, और ओजन, ओजन मीन्स ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी यानी कि मौजूद थी। अब प्रश्न नंबर 3 बन जाएगा इसमें। 3 ये अभ्यास के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? क्योंकि हजारों वर्ष पहले, देखो मैं ये आगे की पंक्तियां पढ़ने से पहले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के विषय में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूं। क्योंकि हजारों सालों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में मौजूद थी। और जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हुई थी तो अनेक ग्रह और उपग्रह बने थे, और इस प्रकार से भीषण आकर्षण ताकत के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर एक
अनजान आकर्षण ताकत की ओर बढ़ने लगा, और जब सूर्य से टूटा हुआ जो वो भाग था वो इतना बारीक खिंचाव संभाल नहीं पाया और कई टुकड़ों में बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, और ये प्रारंभ में एक आग का गोला थी, और धीरे धीरे हमारी यह पृथ्वी ठंडी होती चली गई। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ था। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा कहा है। ये इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा भाई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस अध्याय से। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्र काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ये बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? पुरखे, पूर्वज, मैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से, भयावह क्या होता है? डरावनी, भयावह क्या होती है? डरावनी लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। उज्जवल, अब ये व्यंजन संधि का शब्द है, व्यंजन संधि से बनता है, और व्यंजन संधि में ये नियम नंबर 8 है। तो इसमें क्या है? उत जमा में जवल, उत जमा में जवल, उज्जवल। अब देखो, जो तो है तो के पैर में हलंत आ जाता है, और नियम ये है कि अगर तो के बाद अगर जय वर्ण आ जाता है तो ये जो त है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ज में। और जब इसके जो पैर से हलंत हटेगा तो ये जो खड़ी पाई है इसकी ये हट जाएगी और ये अपना अर्ध रूप धारण कर लेगा। अधिकतर इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इस प्रकार के शब्दों को गलत लिखते हैं, क्योंकि इसमें पूरा रूप दे देते हैं जय का। ठीक है, जबकि जवल, जवल उत जमा जवल, अर्ध जय तो पहले से ही होता है और अर्ध फिर ये उसका परिवर्तित रूप होकर बन जाता है। तो ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 8 है। तो इसमें आप ये देख लेना भाई, आप लोगों ने संधि की होंगी, आपके टीचर्स ने कराई भी होंगी आपको। तो इस प्रकार से ये उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इस प्रकार के शब्दों को पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, आंखें क्या होने लगी? चौंधियाने लगी। तो प्रचंड, प्रचंड होता है तेज, प्रचंड क्या होता है? जो तेज होता है। ठीक है, और प्रकाश यानी कि रोशनी। और जो ये पिंडों की बात आएगी ना, पिंड, पिंड में का मतलब होता है जो ग्रह होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। आकार होता है रूप। ठीक है, ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ, वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर ही घूम चला। सहस्रों का मतलब होता है हजारों। ठीक है, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण होता है अपनी ओर खींच लेना, अट्रैक्टिव बोलते हैं शायद अंग्रेजी में। ठीक है, के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना बारीक खिंचाव संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह
ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है, अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व, जो उनकी छाप थी, जो उनका अहमियत थी, वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। तो जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले बाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। ये एक अंक में पूछा जा सकता है। अब जो ओस की बूंद है, ओस की बूंद का कौन सा हिस्सा रह गया था, कितना हिस्सा रह गया था, 17वां हिस्सा। ठीक है। बाकी सब कुछ खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों और मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त 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 में अति उपसर्ग है, रिक्त मूल शब्द है। अतिरिक्त का मतलब होता है सिवाय। ठीक है। अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी से ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। ठीक है। मैं बड़े बड़े आनंद का समय रहा होगा, बड़े आनंद का समय रहा होगा, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी होते हैं जो लंबी उम्र को प्राप्त होते हैं, जो जिनकी उम्र, जिनकी आयु लंबी होती है, उन्हें बोलते हैं दीर्घजीवी। से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग निशान लगा लेना, बाकी आप लोग कल पढ़ेंगे इसे। अब इस अध्याय से